हाँ चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे, ध्यान देना है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू लाइंस। हिंदी में इसको बोलेंगे दो रेखाओं के बीच का रिलेशन। इस नाम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो लाइंस, दो सरल रेखाओं का रिश्ता या व्यवहार आपस में कितने प्रकार से हो सकता है? टोटल 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखिए, एक प्रकार तो ये होगा कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही है किसी एक बिंदु पर। दो लाइन का रिलेशनशिप आपस में, दो लाइन का व्यवहार आपस में एक दूसरे के साथ टोटल कितने प्रकार से हो सकता है? या तो दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटेंगी, है ना, इसको भी हम दो लाइन को काटना ही कहेंगे, ऐसे फैला दो तो भी ये सब दो लाइन को काटना ही कहेंगे, एक ही चीज। या तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, या फिर दो रेखाएं आपस में समांतर हो, दोनों क्या हो, रेल की पटरी की तरह हो, समांतर, जो कभी ना मिले। या तो दो लाइन से एक दूसरे को काटेंगी, या फिर दो लाइन से एक दूसरे के समांतर हो, कभी ना मिले, या फिर दो लाइंस ठीक एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। क्या हो? एक दूसरे के ऊपर संपाती, को इंसिडेंट लाइंस बोलते, लिखूंगा मैं भी, है ना। एक दूसरे के ऊपर क्या हो? संपाती। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं दो लाइंस की। या तो दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, या फिर दो लाइन समांतर होगी दूसरा, या फिर दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चिपकी रहेंगी। क्लियर? ये 3 वेराइटी है, ठीक है। अब इन 3 वेराइटी का यूज हम कैसे करेंगे? देखिए सुनिए, जब ये दो लाइन से एक दूसरे काटेगी, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको? यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। आई बात समझ में? हिंदी में अद्वितीय हल यानी कि यूनिक, एक ही हल। हल किसे कहते हैं? दो लाइंस जिस बिंदु पर काटती है, वो बिंदु जहां पर दोनों रेखाओं का अस्तित्व है। फिर से सुनो, कितना बढ़िया लाइन है। वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइंस का एग्जिस्टेंस है, ऐसा बिंदु जिसके ऊपर दोनों लाइंस आ रही हो, उसे कहते हैं हल, सॉल्यूशन, है ना। हल, सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। हल किसे कहेंगे? वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइंस आ जाए। एक ही बिंदु है जहां दोनों लाइन आएंगी। क्या और कोई बिंदु है यहां पर जहां पे दोनों लाइन हो? नहीं, एक ही बिंदु है, इसलिए एक ही हल, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक, एक अकेला हल, सिंगल सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, अब ये केस, इसमें कितने हल है? कोई भी हल नहीं है ना। समांतर रेखाओं में क्या कोई भी एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों लाइन जा रही हो, जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से दोनों लाइन पास हो रही हो? नहीं ना। तो जब दो लाइन पैरेलल होगी, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके सवाल तो ऐसे हो जाएंगे ओरली, बिल्कुल कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर है, पैरेलल, रेल की पटरी की तरह। हल किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जिससे दोनों लाइन गुजर रही हो। एक भी बिंदु नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई हल नहीं। इसमें एक हल, कोई हल नहीं। और यहाँ तो पूरी तरह से लाइन लाइन के ऊपर है, यानी कि हर एक बिंदु हल है। अरे, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जिसके ऊपर से दोनों लाइन गुजर रही हो। तो एक के ऊपर एक लाइन दोनों को चिपका दोगे तो बताइए, हर पॉइंट से दोनों लाइन गुजर रही है, तो इसमें अनंत हल है कि नहीं है? हर बिंदु पे हल ही हल है, तो इसको हम बोलेंगे अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इस प्रकार से, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल,
ये हम इसको कहेंगे। आई बात समझ में? 3 केस है कहानी के, पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। आई बात समझ में? अब समझ तो गए आप, है ना, बहुत अच्छे से कहानी आपको समझ गए, हल किसे कहते हैं और टोटल 2 लाइंस के आपस में रिलेशन 3 प्रकार से होंगे, इतना भी आप समझ गए। अब इनमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये सरदर्द है आप लोगों का, ये चीज़ें सरदर्द है ना, तो ये सरदर्दी मैं आपके भी दूर करता हूँ। इज नॉट इक्वल टू, साइन देख के ही घबरा जाते होंगे कुछ लोग, तो नहीं है ना, ये ध्यान है ना, स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्लियर। इसका होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बताता हूँ ये कहानी क्या है ना, ठीक है, क्लियर। ये पैरेलल लाइन समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा 2 रेखाओं का, ठीक है। अनंत हल, अनंत हल में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें रेखाएं कैसी बनेंगी, पूरी तरह से एक के ऊपर एक, ओवरलैप, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन है ना, ओवरलैप। स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर कैसे। अब ये फॉर्मूले कैसे बने ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, दो रेखाओं के जो समीकरण है ना, 2 रेखाओं के समीकरण हम मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी रेखा का समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये 2 रेखाओं के समीकरण हमने माने। ये 2 रेखाएं मतलब क्या है, ये सर क्या है, समझ में नहीं आया, क्या ले लिया आपने। तो अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी, आपको पता होगा, जैसे रेखा के समीकरण होते हैं ना, 3x प्लस 4y बराबर 12, यही तो है, ये 12 को इधर लाओ आप, यही तो है ना। इसी प्रकार के तो सब, ये रेखा लाइन का इक्वेशन है ना ये, तो ऐसे लाइन के 2 समीकरण बनाए मैंने, यही तो है, ये दोनों इसी का तो रूप है, ये दोनों कैसे, देखिए 3x प्लस 4y, इसको -12 बराबर 0 लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। अब देखो, है ना, यदि आप इससे कंपेयर करते हो इसको, है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो ये इसी का तो रूप है, ये आई बात समझ में। बस 3 4 -12 की जगह ABC ले लिया हमने, तो ये रेखा का समीकरण का बेसिक सा जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप, एक फॉर्मूला है, सूत्र है, रेखा के समीकरण का, लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला है ये। अब देखो इसमें A1 की जगह कौन है, 3, तो A1 का वैल्यू क्या है, 3 है। B1 की जगह किसने ली है, 4 ने, तो B1 का वैल्यू क्या है, 4 है। और C1 की जगह किसने ली है, -12 ने, है ना, +12 नहीं, प्लस है, C1 की जगह -12। आया समझ में। तो रेखा के समीकरण है, तो 2 रेखा है ना, जो 2 रेखा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इन 2 रेखा का भी समीकरण यही है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और ये रेखा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, है ना, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और ये वाली जो रेखा ये वाली है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। आई बात समझ, ये वाली रेखा A1x और ये वाली, आई बात समझ में, ठीक है ना। ये 2 रेखाएं हैं, आई बात समझ में, ठीक है ना। ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 से है। तो जब भी ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इनके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। यही सेम, ये ऊपर वाली रेखा क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और ये नीचे वाली रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, है ना। ये दोनों यही हैं, ये दोनों यही हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती है ये। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना, एक मिनट रुकना, ठीक है ना। अब देखिए यही 2 इक्वेशन ये भी है ना, तो यही 2 इक्वेशन, यही 2 रेखाएं यहाँ हैं, यही 2 रेखाएं ये 2 रेखाएं यहाँ एक दूसरे काट रही, ये 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ये 2 रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर संपाती है, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना,
संपाती है, ठीक है। इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। अंग्रेजी में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। संपाती है ना, एक के ऊपर एक, ये पैरेलल समांतर रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है ना, ठीक है। तो जब दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो ऐसा फॉर्मूला काम करेगा। एक दूसरे को जब दोनों लाइन काटेंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, एक ही हल है। जब दो रेखाएं समांतर होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत हल। और जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत, सॉरी, इसको हम कोई हल नहीं बोलेंगे। एक भी बिंदु ऐसा नहीं जिसपे दोनों रेखाएं गुजर रही हो, यहाँ तो हर बिंदु पे दोनों रेखाएं गुजर रही है, तो अनंत हल है यहाँ पर, है ना। इसमें फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। अब सुनिएगा जरा मेरी बात। इसकी प्रवणता को मैं m1 नाम दे रहा हूँ और इसकी प्रवणता को मैं m2 नाम दे रहा हूँ। समझ आ रही? प्रवणता पता है आप लोगों को, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, ठीक है, इस केस में जब दो रेखाएं ऐसी होंगी तो यहाँ पर दोनों की प्रवणताएं अलग अलग होंगी। m1 इज नॉट इक्वल टू m2, बोलो होगा कि नहीं होगा? इस केस में, इस वाले केस में प्रवणताएं दोनों की अलग अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग रेखा जा रही है। अच्छा, इस केस में दोनों की प्रवणता सेम होगी क्या? बताइए, इस केस में दोनों की प्रवणताएं सेम होगी कि नहीं होगी? आई बात समझ में क्लियर? तो इस वाले केस में दोनों की प्रवणताएं क्या होगी? सेम। m1 इज इक्वल टू m2। बताइए, दोनों की प्रवणताएं सेम होगी कि नहीं होगी? समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? सेम। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? m2, ठीक है। अब हम यहाँ की बात करें, है ना, यहाँ की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ तो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, तो यहाँ भी प्रवणता सेम होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी प्रवणता सेम? बोलो जरा, है ना। क्लियर इतनी बात? ठीक है, प्रवणता क्या होगी? सेम, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ प्रवणता अलग अलग होगी, यहाँ प्रवणता सेम होगी, यहाँ भी प्रवणता क्या होगी? सेम, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, प्रवणता निकालना आप लोगों को आता है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, प्रवणता कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे इतना यूज तो है नहीं। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। आप भी समझ रहे हैं कि जब ये दोनों रेखाएं आड़ी तिरछी जा रही, दोनों की प्रवणता अलग अलग है क्योंकि एक अक्ष पर दोनों के कोण अलग अलग बनेंगे। अच्छा, समांतर रेखाएं प्रवणता सेम है दोनों की, समझ रहे हो। एक के ऊपर एक है तो प्रवणता दोनों की यहाँ भी सेम है, एक के ऊपर एक है तो प्रवणता सेम है, सीधे एक ही लाइन है, वो तो दोनों एक ही रेखा है ना, एक के ऊपर एक है। पैरेलल लाइंस की प्रवणता सेम होती है, ठीक है। तो प्रवणता सेम है, यहाँ प्रवणता अलग है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ध्यान देना, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, प्रवणता कैसे निकालते हैं? इस रूप में लेके आने से प्रवणता आती है कि नहीं आती? किसी भी समीकरण को इस रूप में लेके आएंगे, प्रवणता निकालोगे। बोलो बताया था कि नहीं बताया था मैंने? थोड़ा सा 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, फिर हम सवाल को हल करेंगे इजीली, है ना, ठीक है। बताइए, प्रवणता इसकी इस प्रकार इस फॉर्म में लाएंगे तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ तो इसकी प्रवणता आएगी। दोनों समीकरण को इस फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, है ना। तो सिर्फ y को रखे, बाकी सबको उधर भेज दे। इन दोनों को हम उधर भेज दे क्या? उस तरफ। चलिए भेज देते हैं। b1y बराबर माइनस a1x माइनस c1, है ना, दोनों को हमने उधर भेज दिया, ठीक है, क्लियर। अब सिर्फ y अकेला होना चाहिए, तो b1 को भी इनके नीचे भेज दे, तो माइनस a1 अपॉन b1x माइनस c1 अपॉन b1। बताइए इसे चला जाएगा क्या? वैसे तो b1 पूरे के नीचे जाएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। चलिए y इज इक्वल टू ये mx प्लस c, है ना, क्लियर। इसको यदि हम ऐसे लिखे, y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1x प्लस माइनस c1 अपॉन b1। आई बात समझ में? क्लियर। तो अब आप देखो, इस समीकरण को इससे तोलो जरा। m की जगह किसने ली है? m की जगह किसने ली है? माइनस a1 अपॉन b1 ने ली है कि नहीं ली है? m यानी कि m1, है ना। यहाँ से जो प्रवणता आएगी इसको हम m1 बोलेंगे, इस इक्वेशन से जो प्रवणता आएगी उसको m2 बोलेंगे। बताइए माइनस a1 अपॉन b1 है कि नहीं? मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे आएंगे, इस क्रॉस में ये फॉर्मूला कैसे लगा, पैरेलल में ये फॉर्मूला कैसे, और संपाती में ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको सीखना चाहिए, फॉर्मूले बनाते बनाते आपका फिर से रिवीजन हो रहा है प्रवणता निकालने का, है ना, स्लोप निकालने का, ये सारी चीज़ें। तो m1 क्या आएगा? माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है। m का स्थान इसने लिया, और आप देखो c का स्थान, है ना,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m का स्थान तो इसने लिया, अच्छा c का स्थान इसने लिया है क्या, प्लस है तो प्लस, इसलिए मैंने माइनस को अंदर डाला ब्रैकेट में, ब्रैकेट है ये, है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस को अंदर डाला और प्लस, क्योंकि इसके ऐसा अरेंज करना है ना। तो c का स्थान किसने लिया, माइनस सी वन अपॉन बी वन। तो c बराबर क्या है, माइनस सी वन अपॉन बी वन। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m1 है तो इसको m1 और c1 नाम दो, m1 c1 है ना, तो c1 का वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ इस इक्वेशन से है ना, जब भी प्रवणता निकाल किसी भी समीकरण को इस रूप में लाते तो इस रूप में लाना मतलब y का मान निकालना, यहाँ से y का मान निकालेंगे ऐसा हो जाएगा। तो ये m1 c1 ही है एक प्रकार से, है ना, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, m1 की जगह ये आया c, तो m1 और c1 का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। वैसे ही आप m2 और c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। वापस से पूरा समीकरण दूसरा वाला हल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 1 की जगह 2 2 2 है, तो 1 1 की जगह 2 2 बदलने पर m2 और c2 के भी वैल्यू आ जाएंगे। बोलिए आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताइए। तो m2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू, है ना, तो m2 माइनस a2 अपॉन b2 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। और c2 कितना आएगा, माइनस c2 अपॉन b2 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। 1 1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2, है ना, अरे रहने देना। तो m2 का वैल्यू माइनस a2 अपॉन b2 आ जाएगा, है ना, और c2 का वैल्यू माइनस c2 अपॉन b2। आई बात समझ में। ये पहली लाइन की प्रवणता, ये दूसरी लाइन की प्रवणता, ये पहली लाइन का c1 का वैल्यू, दूसरी लाइन का c2 का वैल्यू। चलिए प्रवणता तो समझ में आ रही है सर, m1 m2 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर ये क्या नाटक है, ये कौन है, इसका क्या यूज होगा। इसका यूज छोड़िए अभी, इसका यूज हम बाद में करेंगे। प्रवणता आ गई, चलिए प्रवणता का वैल्यू यहाँ रख दे m1 m2 का, है ना। तो यहाँ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 काम करता है। यदि m1 इज नॉट इक्वल टू m2 यहाँ पर काम करेगा, m1 m2 का वैल्यू रखो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2। तो m1 का मान क्या है, माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू m2 का मान क्या है, m2 का वैल्यू है माइनस a2 अपॉन b2, रख देते हैं माइनस a2 अपॉन b2। आई बात समझ में क्लियर। माइनस माइनस कैंसल, ये a2 को यहाँ लाओ b1 को उधर लाओ, तो a1 अपॉन a2, एक और स्टेप बढ़ाओगे, a2 को यहाँ ले आओ b1 को वहाँ भेज दो, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फॉर्मूला बताइए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब भी लाइंस इस प्रकार से एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी ऐसी दो लाइंस एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करेंगी तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आई बात समझ में। देखो जब हम सवाल करेंगे तो इन फॉर्मूला का यूज बहुत सरल तरीके से होगा, ओरली होगा, समझ आ रही बात, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूले बनाना सीख लो। आई बात समझ में, ठीक है ना। यदि आपको ये नहीं देखना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लो, सवाल स्टार्ट होंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। बाकी फॉर्मूले बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब m1 m2 का वैल्यू यहाँ भी रख दे, है ना, रख दे m1 m2 का, माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, है ना। तो रख देते हैं यहाँ पर m1 बराबर m2, है ना, m1 बराबर m2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ सेम वैल्यू रखो ना यार, दिक्कत क्या है, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैंसिल, क्लियर है ना। a2 को यहाँ ले आओ और b1 को वहाँ पहुँचा दो, तो इतना पोर्शन बन जाएगा आपका ये वाला। बताइए इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। a2 को यहाँ ला देते हैं और b1 को वहाँ ले जाते हैं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इतना तो बन ही जाएगा, है ना। तो बना देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, यहाँ बना देता हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। आई बात समझ में क्लियर। ये इतना हिस्सा बन गया। अब इसका ये वाला हिस्सा बनाना और बाकी है ना, क्योंकि 1 2 3 ये 1 और 2 तो बना दिया हमने, ठीक है ना, समझ आ रही बात, है ना, ठीक है, क्लियर। अभी इसके साथ में इसका लिंक और जोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। पहले सेम वैल्यू यहाँ भी रखोगे। अब देखो सेम कहानी यहाँ भी है, तो यहाँ भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। बन जाएगा यहाँ भी सेम, मतलब इतना एरिया यहाँ का भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्लियर है। जब प्रवणता बराबर रखेंगे तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे यार कि प्रवणता बराबर होने का मतलब है कि a1 अपॉन a2 का जो अनुपात है वही b1 अपॉन b2 का अनुपात बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। जब भी दो रेखाओं का प्रवणता सेम होगा इसका मतलब ये है कि
A1 से A2 का अनुपात B1 से B2 के अनुपात का क्या होगा, हमेशा बराबर, है ना। मेरे जो शब्द हैं मेरे को पता है, मेरे जो शब्द हैं उनको बस सुनिए, अभी लोड मत लीजिए याद रखने का कि ये कैसे हुआ था यार, भूल गए हम, तो उसका लोड नहीं लो, बस सुनो और एंजॉय करो। जो जो बोल रहा हूँ वो लिंक बनती जा रही ना आपकी, कैसे कैसे मैं जा रहा हूँ वहाँ तक, वो रास्ता आपको समझ में आता जा रहा। चाहे पिछला रास्ता आप भूल जाओ कैसा हुआ था, उसकी चिंता मत करो, अभी समझ आ रही बात, बस आप ये देखो कैसे हुआ, आई बात समझ में, कैसे चल रहा है, बस उस चीज़ को एंजॉय करना है ना। देखो इतना इतना एरिया तो बना दिया, अब इसके साथ इसकी लिंक जोड़ेंगे। अब आप जानते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम बात करें, ठीक है, जब दोनों लाइन समांतर हो तो प्रवणता बराबर होती है, बट वाई अक्ष का इंटरसेप्ट बराबर नहीं होता। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस, ये क्या नाटक है नया यार, गुरुजी कहाँ उलझाए बैठे हो आप लोग, बोल रहे होंगे मन मन में, नहीं है ना, क्यों सर फालतू वैज्ञानिक बना रहे हो, सीधा सीधा बताओ, खत्म। लेकिन ठीक है, अब इतना बता दो तो देख लो, है ना। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी प्रवणता बराबर होती है, बट C1 C2 बराबर नहीं होता है। C1 C2 क्या है पता है, जैसे y इज इक्वल टू M1x प्लस C1, y इज इक्वल टू M2x प्लस C2, है ना। इस प्रकार की हमारी दो इक्वेशन, अब C1 और C2, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, क्या है कहानी, सुनिएगा, है ना। ये C1 C2 क्या है पता है, y अक्ष का अंतःखंड है, y अक्ष का अंतःखंड, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे, है ना, y अक्ष का अंतःखंड है, ये मतलब ऐसा है, ये x अक्ष, थोड़ा सा और झेल लो यार, बस चल रहा है आगे, है ना। ये x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, है ना। अब जब दो लाइन समांतर होंगी, जब दो लाइन समांतर होंगी, क्या समांतर रेखाएं, ये y अक्ष है ना, ये है ना y अक्ष आपका, क्या दो समांतर रेखाएं y अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगी, क्या नहीं, y अक्ष को अलग अलग बिंदु पे काटेगी, क्या नहीं काटेगी। तो C1 C2 क्या है, ये C1 है और ये क्या है C2, मतलब इस इक्वेशन में C1 C2, ये C1 C2 कैसे कहते हैं हम, कि वो रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, y अक्ष का अंतःखंड बताया था मैंने, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, क्या है, y अक्ष का अंतःखंड है। आई बात समझ में क्लियर। तो समांतर रेखाएं, जब भी दो समांतर रेखाएं रेल की पटरी जैसी y अक्ष को काटेगी, तो बताइए अलग अलग बिंदु पे ही काटेगी हमेशा। तो इस केस में हमेशा C1 C2 बराबर नहीं होगा। इसका इस साइन का मतलब क्या है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। आई बात समझ में। तो आप देख पा रहे हैं, जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी तो y अक्ष को जहां पर काटेगी उनको हम कहते हैं C1 C2, तो C1 C2 इन लोगों का बराबर नहीं होगा ना। आई बात समझ में। बट इस केस में C1 C2 बराबर होगा जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ही होंगी। हटाओ इसको, हटाओ। जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ही होंगी तो दोनों रेखाएं y एक्सिस को C1 और C2 दोनों का एक ही बिंदु पर होगा। तो बताइए C1 C2 बराबर होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में, ठीक है। तो इसके साथ जब इसका यूज़ करेंगे तो इनके साथ ये तीसरा मेंबर भी जुड़ जाएगा दोनों में, है ना। चलिए C1 का वैल्यू रखें। C1 का वैल्यू क्या, -C1/B1, है ना। ये C1 C2 अलग है और ये C1 C2 किसका है, ये इन रेखाओं का C1 C2 है और ये C1 C2 किसका है, इसका। आई बात समझ में, ठीक है ना। ठीक है यार -C1 समझ गए होंगे, आ गया होगा ना समझ में। C1/B1, C1 का वैल्यू C1/B1, C2 का वैल्यू C2/B2, C2/B2। आई बात समझ। माइनस माइनस कैंसल, C2 को यहाँ ले आओ, B1 को वहाँ भेज दो। C1/C2 इज नॉट इक्वल टू B1 उधर ले जाओ, B1/B2। इन दोनों को आपस में मिला लो, है ना, ठीक है। B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। छिपा लिया इसको मैंने, देखो नहीं है ना, बस ये देखो B1/B2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट, इसको यहाँ अटैच कर दो, एंड में बन गया रिलेशन। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया। इधर बस सेम कहानी, इधर भी वही C1 C2 का वैल्यू रखना। बस यहाँ नॉट इक्वल टू आ रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं आया, इक्वल टू आएगा। तो C1/C2 इज इक्वल टू B1/B2। तो बस B1/B2 बराबर C1/C2, है ना।
तो ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइए, बस ठीक है ना। इसको रिपीट करके देख लेना। अब मैं पॉइंट वाली बात पे आ जाता हूँ सीधे, जो आपके काम की है, ठीक है। कैसे बने फॉर्मूले, इसकी रामायण कथा तो हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट वाली बात पे कि हमारे काम का क्या है भैया, ठीक है। चलिए अब सवाल कैसे बनेगा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो सवाल ऐसे बनेगा जैसे दो लाइंस आपको दी जाएंगी, है ना। कैसे दी जाएंगी दो लाइंस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बस ये इतना आपके काम का है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। जैसे आपको दिया है 3x + 4y = 12, और दूसरा इक्वेशन दिया है 5x + 6y = 8। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? ये दो रेखाओं के समीकरण हैं। क्या ये दोनों समीकरण ऐसे हैं? क्या ये दोनों समीकरण ऐसे हैं? क्या ये दोनों समीकरण समांतर हैं, या फिर ये दोनों समीकरण एक के ऊपर एक समपाती हैं? ये दोनों समीकरण तीन में से कौन सी कैटेगरी को फॉलो करते हैं? बस ये सवाल है आपका, खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है। अब इसको कैसे खोजेंगे जल्दी से जल्दी, बस ये हमें सीखना है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है। इन तीनों में से कैसा व्यवहार है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सुनिए मेरी बात, है ना। a1x + b1y + c1, इसको कंपेयर करोगे आप, हमारा जनरल फॉर्म इक्वेशन का ये है। इस फॉर्म में लाने के लिए 12 को इधर ले आए, तो इन इक्वेशन को क्या कर लें, 3x + 4y - 12 = 0, है ना। 5x + 6y - 8 = 0। क्लियर इतनी बात है ना। इस प्रकार से इनको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इस फॉर्म में ले आओ। अब इसको कंपेयर करोगे आप a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करोगे इस पर, इसको कंपेयर करोगे a2x + b2y + c2 = 0 से। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से a1 का मान क्या है, 3 है क्या। a1 का वैल्यू 3 बताइए, है ना। a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू क्या है, 4 है, b1 का वैल्यू 4 है, और c1 का वैल्यू -12 आएगा। देखो साइन चेंज है ना, तो c1 का वैल्यू क्या आएगा, -12, है ना, ठीक है, -12। इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है अभी, पहले देख लो थोड़ा सा। चलिए a2 की जगह कौन है, 5। अब आप ही सोचिए, क्या ये फॉर्मूले इनके साथ लिखने पड़ेंगे क्या बार बार हमें? बिना लिखे भी तो a1 b1 c1, a1 3, b1 4 और c1 -12, a2 5, b2 6, b2 कितना है आपका 6, क्लियर। एंड c2 कितना है, -8। आता है क्या समझ में, है ना। तो इन इक्वेशन को देख के भी तो कर सकते हैं, ये -12 -8 इधर अज्यूम कर लो, इसको सीधे सवाल देखते से इमेजिन कर सकते हो आप ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखना है a1/a2। अब आप ये देखो क्लियर, ठीक है, कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों समीकरण इस कैटेगरी में चले जाएंगे। ध्यान देना है ना, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इस कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। इन दोनों रेखाओं का क्या आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। और यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो इस केस में तो नो सॉल्यूशन और अनंत हल दोनों हो सकता है। देखिए इसमें भी ये सेम है, यहाँ तक का सेम है। यदि बराबर है, बराबर होने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो नो सॉल्यूशन में जाएगा, और बराबर c1/c2 है तो अनंत हल में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a1/a2 कितना आपका 3/5 है क्या, अरे a1/a2 3/5 है, b1/b2 क्या है 4/6 है, 4/6 यानी कि 2/3। अब आप ही देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है ना, इसका a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है ना, ये 3/5 है, 2/3 है, बराबर नहीं है, मतलब सीधी सी बात है ये दोनों कैटेगरी है ही नहीं। इसका इन दोनों का अद्वितीय हल है कि नहीं है, बताइए जरा। कौन सा हल है, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में, एक हल इन दोनों समीकरणों का, कैसे, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, बस a1। अब देखो a1/a2 b1/b2 डायरेक्ट यहां से निकालना सीखो। a1/a2 3/5 है और b1/b2 4/6 है। अरे लिखने की भी क्या जरूरत है, यहीं से देख लो बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर,
अरे नहीं है ना बराबर, ये 3/5 क्या ये एक जैसे हैं क्या? दोनों भिन्न नहीं है ना, एक जैसे, अलग अलग है। आई बात समझ में? तो इतना लिखने की भी क्या, यहीं से दिख रहा है 3/5 और 4/6 बराबर नहीं है। ये A1 है, ये A2 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनकी झलक देखो इनके अंदर। तो A1/A2 B1/B2 समान नहीं है ना, नहीं है ना, समान समान नहीं है, इसलिए सीधे यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो जब भी ये दो समीकरण आए, ऑप्शन आपके सामने विकल्प क्या आएंगे? पहला ऑप्शन आपसे पूछेगा क्या कोई हल नहीं, दूसरा ऑप्शन पूछेगा अनंत हल, तीसरा ऑप्शन बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन बोलेगा नन ऑफ दिस। तो बता दोगे चारों में से किस कैटेगरी में जाएंगे दोनों समीकरण? बताइए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं आप, ठीक है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया है ना, ठीक है, जैसे 2x + 3y = 9 है ना, ठीक है, और आपके सामने आया 5x + 10y = -8। बताइए किधर जाएगा ये? देखो जरा किधर जाएगा ये, तीनों में से कहाँ जाएगा ये दोनों समीकरण तीनों में से कहाँ जाएंगी? पहले वाले केस में A1/A2 2/5 और B1/B2 3/10 है क्या बराबर? नहीं है, बराबर बराबर नहीं है। इट मीन्स पहला केस, ये भी अद्वितीय हल है। बोलिए है कि नहीं है? चलिए और लेते हैं 7x + 2y = 9 है ना, और इधर 21x + 6y = 11। बताइए कहाँ जाएंगे ये, कहाँ जाएंगे? बताइए ज़रा मेरे को किधर जाएंगे, है ना, ठीक है। देखो जरा 7/21 यहीं से बटा बटा ले लो ना यार, यहीं से बटा A1/A2 B1/B2 C1/C2। 7 × 1 = 7, 7 × 21। A1/A2 1/3 है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यस ये भी 1/3 है। तो भैया A1/A2 B1/B2 तो हो गया बराबर, ये 9/11 है, ये बराबर नहीं है ना। बताइए ऐसा रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1/3 है, ये 1/3 है, बट ये बराबर नहीं है ना। तो बताइए ऐसा रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये रिलेशन किस में आता है? बराबर का साइन और नहीं, ये वाला, मतलब कोई हल नहीं। इन दोनों समीकरण के लिए क्या उत्तर आएगा? कोई हल नहीं। आती है क्या बात समझ में? बोलिए क्लियर है? 1/3 = 1/3 नॉट इक्वल टू 9/11, क्लियर, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ रहे हो? सीधे यहीं कहीं बटा कर दो, है ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। चलो और लेते हैं, जैसे 5x + 3y = 6 है ना, और 10x + 6y = 12। चलो देखते हैं 5/10, 3/6 और 6/12। 5 दूनी 10, 1/2, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3/6 ये भी 1/2, 6 कम 6 ये भी 1/2, तीनों बराबर है। अनंत हल ये वाली कैटेगरी आएगी सबसे नीचे वाली। समझ गए सब समझदार लोग, मुझे पूरा विश्वास है सब समझ गए। तो आप इतना तो चुनना सीख ही गए, है ना, ठीक है, कि भैया दो समीकरणों को देख के आप बता देंगे किस ओर जाएंगे। आई बात समझ में? आ गया समझ में आपको? सब सीख गए, A1 B1 C1, है ना, समीकरणों को देख लोगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना, शीट के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं जो बता रहा हूँ वही शीट के सवाल हम लेंगे, ठीक है, पहले, है ना। एक मिनट, सवाल नंबर 12 सबसे पहले, है ना। चलिए आ जाते 12 नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। सवाल नंबर 12, शांति से देखना क्या बोल रहा है सवाल नंबर 12। के किस मान के लिए दोनों रेखाएं, क्या दी है? दोनों रेखाएं 2x + ky = 17, है ना, ठीक है। के किस मान के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? सवाल ने खुद नहीं बता दिया,
कि भैया ये दोनों रेखाओं का व्यवहार कैसा है, ये वाला। उसने पहले क्लियर कर दिया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद तीनों में से किस में करती है, यहाँ करती है कि नहीं करती है, आई बात समझ में, ठीक है। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका अनुपात 5/2 है और इसका अनुपात 20/k है। पहले ही बोल दिया उसने ऐसा व्यवहार है, तो ऐसे व्यवहार का मतलब हम समझ गए इन दोनों के बीच ऐसा साइन आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इस केस में C1 C2 का तो रोल होता ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भैया सवाल ने पहले ही क्लियर कर दिया कि के किस मान के लिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो सवाल नहीं बोल दिया, बोलते बोलते सवाल ने कहानी का सच बता दिया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस है, मतलब A1/A2 और B1/B तक भी जैसा साइन आएगा, ठीक है। के किस मान के लिए, तो अपने आप यहाँ से के का मान आ जाएगा। देखो 5 से 20 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, के इधर जाएगा, 2 चौका 8, ये आएगा आंसर। के इज नॉट इक्वल टू 8, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल था या समझ में, सवाल नंबर 12 था, ठीक है। चलिए 12 नंबर का सवाल हो गया हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 आ जाइए 34 पर, है ना। जो भी ऐसे सवाल है सारे कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है ना। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y + 6 = 0 और 3x + ky + 18 = 0। के किस मान के लिए दोनों रेखाएं समपाती है। समपाती यानी कि ये वाला कैसे है कि नहीं, बताइए। समपाती है ना, लिख लेना जैसे भी हिंदी में लिखना हो, ठीक है। समपाती है, देखो इंग्लिश में लिखा है कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। अब सवाल ने बोल दिया है समपाती है, इसका मतलब हम समझ गए, सवाल ने खुद नहीं बोल दिया ये वाला केस है। ये वाला केस का मतलब A1/A2 कुछ नहीं है तो 1 है, 1/3, B1/B2 2/k और C1/C2 बराबर 6/18। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो समपाती के लिए तो तीनों बराबर होते हैं ना। समपाती मतलब ये केस लगा देंगे सीधे, बराबर का साइन आएगा। के का मान निकालना है तो ये ले लो तो के का मान आ जाएगा, या फिर इसको ले लो तो के का मान आ जाएगा। इसी को ले लेते हैं हम, चलिए इसको लेंगे तो के इधर जाएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा 6। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और यदि इसको इसके साथ लोगे तो ये भी तो 1/3 ही है ना, 6 कम से 6 1/3, तो वही के का मान इसको लोगे तो भी के का मान 6 आ जाएगा। क्लियर समझ मेरा, देखो कितने सरल सरल सवाल आते हैं कि नहीं, सेकेंड्स में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये 34 नंबर का सवाल था। 35 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 35 भी इसी टाइप का है, कुछ कुछ देख लेते हैं ना। के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना। 35 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ठीक है। x + 3y + 7 = 0 एंड 4x + ky + 19 = 0 है ना। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब पहले ही बोल दिया सवाल ने ये वाला टाइप, पहले बराबर का साइन फिर बराबर का नहीं। क्लियर, ठीक है ना। कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/4, यहाँ 3/k है ना बराबर, ठीक है, और 7/19। यहाँ ऐसा साइन आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में, क्लियर। ये नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला कैसे, ठीक है। अब सवाल ने पहले ही क्लियर ऑप्शन देखो, उसके ऑप्शन कैसे हैं, सारे ऑप्शन में बराबर का साइन है ना, ऐसा साइन तो किसी भी विकल्प पे नहीं है, मतलब के का मान इधर से ही निकालना है हमें, आई बात समझ में, है ना। तो के यहाँ जाएगा और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। आ रहा है समझ में ना, इजी लग रहा है ना, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। 35 के बाद हम करेंगे सवाल नंबर, 1 मिनट रुकना, हाँ। पैंतीस के बाद हम करेंगे सवाल नंबर 37 है ना, ठीक है। 37 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, ठीक है।
37 है ना, ठीक है। 37 की बात करें, ठीक है, 37 नंबर के सवाल की क्या कहानी है देखिए। के किस मान के लिए के एक्स प्लस वाई बराबर 7 है ना, ठीक है। के एक्स प्लस वाई बराबर 7, 9x प्लस 3y बराबर 17। के एक्स प्लस वाई बराबर 7 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी कि क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया ये वाला टास्क है। तो k/9 है ना, y के पास कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 इज नॉट इक्वल टू आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। इस प्रकार से दिया है ना, ठीक है। और ऑप्शन भी देखो इस नॉट इक्वल टू के फॉर्म में ही है ना, ठीक है। अब देखिए है ना, क्योंकि a1/a2 अद्वितीय हल में तो ये दोनों ही होते ना केवल। तो चलिए 9 वहाँ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, ये आंसर आएगा। बताइए आएगा, क्योंकि कोई हल सॉरी यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल में तो केवल ये b1 b2 c1 c2 तो आता नहीं, तीसरा हमें लेना नहीं है ना। तो k इज नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 37 था आपका। 37 के बाद अब हम आ जाते हैं, और कोई सवाल इस प्रकार का नजर आ रहा है क्या? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। इंक डाल लो, 2 सेकंड रुकिएगा, है ना। इंक डाल लो, फिर अब एक और चीज हम सीखने वाले हैं ना आगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या सीखने वाले हैं। एक मिनट है ना, चलो देखो। हाँ अब जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, है ना, ठीक है, तो उनके बीच में कोई कोण भी होगा, थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, ठीक है। तो बताइए ये होगा कि नहीं होगा, थीटा, है ना। इधर का कोण निकाल लो या फिर इधर का कोण निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, ये आमने सामने कोण तो बराबर होती है, ये निकाल लो ये निकाल लो, या तो ये वाला कोण निकाल लो या फिर ये वाला निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इस कोण को निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है क्या, फॉर्मूला कैसे बना। ये फॉर्मूला होता है ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, चलो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाता हूँ, 2 सेकंड लूँगा बस, है ना। लेकिन जिसकी जानने की जिज्ञासा एटलीस्ट उसको पता चल जाए कैसे बना फॉर्मूला, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस है ना, क्लियर, ये x और ये x डैश है ना, ठीक है। ये 2 लाइन से, माना कि ये 2 लाइन से इस प्रकार से, है ना, ये 2 लाइन से, ठीक है। ये x अक्ष है आपका और ये 2 लाइन है ना। ये 2 लाइन यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पर ये वाला कोण, है ना, इसी को बोलेंगे थीटा, है ना, या फिर इसको बोल लेंगे थीटा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर और क्लियर बना देता हूँ। 1
एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। आई बात समझ? मान लो दो लाइंस एक दूसरे को इस प्रकार से यहां पर काट रही है, ये कोण निकालना है, इसको बोलेंगे थीटा, या तो ये या ये। आई बात समझ में? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा आप एक बार, ठीक है। इस लाइन की प्रवणता की बात करें, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ऐसा मान लेते। दो लाइन के बीच का कोण निकालना है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, इस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। अब इस लाइन की प्रवणता के लिए ये कोण रहेगा, इसको थीटा 1 बोल दें, और इस लाइन की प्रवणता के लिए ये कोण रहेगा, इसको हम थीटा 2 बोल दें। बोलिए, बोल दे कि नहीं बोल दे? अरे प्रवणता कैसे आती है? जैसे पहली लाइन की प्रवणता m1, दूसरी लाइन की प्रवणता m2, तो m1 tan थीटा 1 और m2 क्या है, tan थीटा 2। प्रवणता का फॉर्मूला था ना m इक्वल tan थीटा। इसकी प्रवणता को m1 बोल दो और इसकी प्रवणता को क्या बोल दो, m2, तो m1 बराबर tan थीटा 1 आएगा ना। थीटा 1 कहाँ होता है, x एक्सिस के तरफ जो कोण बनता है उसी को थीटा 1 बोलते हैं। और ये m2, इसकी प्रवणता m2, तो m2 बराबर tan थीटा 2। तो इस लाइन का थीटा कहाँ आएगा, लाइन का जो x अक्ष की सकारात्मक दिशा में जो कोण बनता है वही ना। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या है, समझ गए ना आप दोनों लाइंस के लिए? क्लियर? और हमें क्या निकालना है, थीटा। दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। अब सुनिए मेरी बात, मैंने ज्योमेट्री में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि दोनों अंदर के कोण किसी भी त्रिभुज के बाहर के कोण के बराबर होते हैं। तो थीटा 1 यहाँ पर थीटा प्लस थीटा 2 के बराबर हुआ कि नहीं, वो बताओ जरा। थीटा 1 हुआ क्या बराबर? अरे किसी भी त्रिभुज का बाहर का कोण अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, इन दोनों से जुड़ के बने। यदि ये ए बी है तो ये वाला कोण ए प्लस बी बनेगा। थीटा प्लस थीटा 2 है तो ये वाला कोण थीटा प्लस थीटा 2 होगा। तो यहाँ का कोण जो थीटा 1 है वो थीटा प्लस थीटा 2 भी है, दोनों बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो जरा। ये समीकरण क्या बना आपका, थीटा 1 बराबर थीटा प्लस थीटा 2। बोलिए बना कि नहीं बना? यहाँ से थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करके निकालोगे। तो बताइए थीटा का वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 से आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो ये समीकरण कैसे लाए, पता चल गया ना आप लोगों को? ठीक है ना? अब सुनो, है ना, ये समीकरण कैसे लाए पता चल गया। तो क्या समीकरण है ये, थीटा बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब दोनों तरफ हम टेन लेंगे, क्या लेंगे, टेन लेंगे। थीटा के साथ भी टेन लेंगे और थीटा 1 माइनस थीटा 2 के साथ भी क्या लेंगे, टेन लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, थीटा के साथ भी टेन लेंगे और थीटा 1 माइनस थीटा 2 के साथ भी टेन लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। बताओ ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अरे 2 मिनट यार, बस थोड़ा सा झेल लो, आ रहे हैं फिर सवालों पर, है ना। ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर? ठीक है, ये बन गया। अच्छा, टेन थीटा 1 को क्या लिख सकते हो, m1। टेन थीटा 2 को क्या लिख सकते हो, m2। टेन थीटा 1 की जगह m1 लिखो, टेन थीटा 2 की जगह m2 लिखो। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा 1 की जगह क्या लिखो, m1। टेन थीटा 2 की जगह क्या लिखो, m2, है ना। 1 माइनस टेन थीटा 1 सॉरी प्लस टेन थीटा 1 m1, टेन थीटा 2 m2। देखो बन रहा है ऐसा फॉर्मूला। अब टेन को उधर ले, थीटा थीटा का मान निकालना है तो थीटा निकालना ना, थीटा को यहीं रखेंगे, टेन को उधर ले जाएंगे। तो जब टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वैसा ही रहेगा। इसके ऊपर मोड लग जाता है क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। टेन इनवर्स m2 माइनस m1 माइनस m2 कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। m1 माइनस m2 क्योंकि वो मोड है हमेशा पॉजिटिव। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, दो रेखाओं के बीच का कोण। आई बात समझ में ना? तो दो रेखाओं के बीच का कोण इस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लो। अब इसका हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, है ना। चलो ठीक है, मिटा दो ना इसको, हाँ ना, रिपीट करके देख लेना वीडियो फॉर्म में, तो क्लास है ही आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। अब इसमें केस होता है, केस ऐसा होता है, ठीक है, कि जब दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें, है ना। जब
थीटा बराबर 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये है, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। आई बात समझ में? जब दो लाइंस लंब हो, समझ जाओगे ना, दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो। आई बात समझ में? थीटा बराबर 90 डिग्री जब दो लाइंस लंब हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखोगे, है ना, रखोगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। जब भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा आपका इन्फिनिटी 1/0, है ना, तो 0 उधर जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 + m1 m2, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, एक मिनट रुकना, है ना। इसको इधर लाएंगे, बस ये ध्यान रखना आप, ये एक फॉर्मूला है ना। जब भी दो लाइन एक दूसरे पर लंब हो, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, तो उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1। ये एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, tan को इधर लाओगे तो tan थीटा हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। क्लियर? ठीक है ना। अब मैं यहां से यदि आपको बताऊं, ठीक है, यदि दो लाइन्स एक दूसरे पर लंब है, मतलब दिया है थीटा की जगह 90 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया है 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है ना, दिया है tan 90 डिग्री, लंब दी है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 है। tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत। अनंत कब बनता है, जब बटे में 0 होता है। अरे किसी के बटे में 0 आएगा, जैसे 2/0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। 3/0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो बटा का मान जब 0 होगा तभी ना उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आया होगा, मतलब इसका मान क्या है, 0। 1 + m1 m2 बराबर क्या है, 0। तो बताइए यहाँ से m1 m2 का वैल्यू -1 आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताओ। ये 0 होगा, बटा में 0 होगा, इसके बटा में 0 होगा तभी तो, क्योंकि इसके बटा में 0 होगा तभी ना इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आया होगा। यदि इसका रिजल्ट इन्फिनिटी, यानी कि सीधी सी बात है इन्फिनिटी तब है जब बटा में 0 है, मतलब बटा में 0 लाना है। यदि 0 लाना है तो m1 m2 की जगह -1 रखोगे, -1 रखोगे तभी तो 1 - 1 0 आएगा। या फिर सीधी सी बात है 1 + m1 m2 का मान क्या आना चाहिए, 0, तभी तो इन्फिनिटी आएगा। तो 1 + m1 m2 तो m1 m2 बराबर -1। आई बात समझो, इस प्रकार से फॉर्मूला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड है। देखिए मैं शीट में करवाता हूँ आपको लाइन से, अब है ना, कितने सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन जो इसके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं 13 नंबर के सवाल पर, है ना। क्या बोल रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 13 नहीं यार, सॉरी, एक मिनट, हाँ 13 ही तो है ना, सवाल नंबर 13। ठीक है ना, सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। ठीक है ना, सवाल नंबर 13 है, लंब है तो एक इक्वेशन है 4x + ky = 3, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 7, है ना। यदि एक दूसरे पर लंब है तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा इसमें, m1 m2 m2 बराबर -1 काम करेगा कि नहीं करेगा। आई बात समझ में, क्लियर। m1 × m2 बराबर -1 काम करेगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें तो m1 और m2 क्या क्या आएंगे, तो 4/k। चलो, तो आपको प्रवणता निकालना आती है, प्रवणता कैसे निकालोगे, प्रवणता निकालना आती है ना, बताया ना मैंने। इसकी प्रवणता को क्या बोलोगे, m1, और इसकी प्रवणता को क्या बोलोगे, m2, है ना। m1 m2 का मान निकाल के आपको यहाँ रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए प्रवणता की बात करें, है ना, तो इस 3 को तो उड़ा दें यहाँ से,
प्रवणता के लिए इस रूप में लाना होता है, याद है? y को रखो, x को उधर भेज दो, के वाई बराबर माइनस, इसको तो उड़ा ही दो ना, इसको भी उड़ा दो, प्रवणता निकालनी, इसका काम ही नहीं, एक्स और वाई का काम है केवल। के वाई बराबर -4x, तो बताइए के -4 के बटे में चला जाएगा, तो इसकी प्रवणता -4 के आएगी, है ना? देखो बनाया वैसा, तो m1 क्या आया? -4 के, m1 आया आपका, बहुत स्पीड से निकालना है चीज़ें आपको, है ना? धीमे से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, -4 के। और भी फॉर्मूले यहीं से इसके बना सकते थे हम, ठीक है ना? -a1/b1 भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? -a1/b1, ठीक है? तो -a1/b1 यानी कि -4 के सीधे आप लगा सकते थे यहाँ पे। तो चलिए m1 का वैल्यू -4 के, इसकी प्रवणता निकालनी है, तो 2y को इधर रखो, -3x को उधर भेज दो, तो y बराबर -3/2x। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, तो एक इसका वैल्यू हो गया, m2 का वैल्यू हो गया, तो m2 का वैल्यू क्या आएगा? -3/2, है ना? तो m2 का वैल्यू आएगा -3/2 बराबर -1। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? जब दो रेखाएं लंब दी हो तो ये वाले फॉर्मूले का यूज आपने करना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये माइनस माइनस गुणा में कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना? 2 तिया 6 आ जाएगा, के उधर जाएगा माइनस के, तो के का मान -6 आ जाएगा, क्या बताइए? तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? -6। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो के का मान आ जाएगा -6, ठीक है? 4/k 3/2 12/2 6। थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज हो तो ओरली यहीं से कर देता मैं, तो इसको -6 अलग ही दिख रहा है कि इसका m1 m2 यदि -1 लाना है तो के की जगह -6 आएगा, तभी आ पाएगा, है ना? ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2, 4 3 = 12, तो 6 2 = 12, a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2, उससे भी आ जाएगा, ठीक है? एक और फॉर्मूला बना देता हूँ, रुकिए मैं यहाँ से, है ना? एक और फॉर्मूला कैसे बना देता हूँ, एक और फॉर्मूला लिख लेना, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? ठीक है, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू जब आप रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? इस फॉर्मूले से जल्दी काम हो जाएगा। जैसे आपको ये समीकरण दिए हैं ना, 4x प्लस ky बराबर क्या दिया था आपको, देख लेते हैं ना। 4x प्लस ky बराबर 3, और दूसरा क्या दिया था, 3x प्लस 2y बराबर 7। या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो, आई बात समझ में? तो ये लगाने के लिए प्रवणता नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको पता है ये a1 है a2 है, अरे a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस रूप में देखो इन दोनों समीकरणों को, तो a1 a2 तो सीधे ही आ जाएगा ना। तो a1 का वैल्यू क्या है 4, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 और c2 है, आई बात समझ में, है ना? तो a1 का वैल्यू कितना लगाओगे 4, a2 का वैल्यू कितना लगाओगे 3, क्लियर? प्लस b1 का वैल्यू कितना लगाओगे k, इंटू b2 का वैल्यू कितना लगाओगे 2 बराबर 0, सीधे ही आ जाएगा ना आंसर, है ना? तो 12 उधर जाएगा -12, k इंटू 2 के बराबर -12, तो बताइए k बराबर -6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस फॉर्मूले से आपका काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, है ना? तो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। यदि इस रूप में दिया है समीकरण तो आप देखो इस रूप में a1 a2 b1 b2 सीधे ही चमक जाएगा ना आपको, तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपको m1 m2 निकालना नहीं पड़ेगा अलग से, है ना? समझ गए ना आप लोग? बोलो समझे कि नहीं समझे? समझदार लोगों को सब पता है, सब समझदार लोग बैठे पढ़ने वाले लोग हैं ना, सब साइंटिस्ट लोग हैं सब, है ना? चलो आया समझ में? a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। अब आप जानना चाहते हैं, यदि जिज्ञासा रखते हैं कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो भी जाहिर आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला बना लेते हैं हम यहीं से, ठीक है ना? अब सुनो, हमने m1 m2 बनाया था, यहाँ से m1 का वैल्यू हमारा -a1/b1 आया था, है ना, इस समीकरण से, और इस समीकरण से हमारा m2 का वैल्यू आया था, m2 का वैल्यू आया था -a2/b2, ये वैल्यू आया था m2 का। m1 का वैल्यू आया था -a1/b1 और m2 का वैल्यू आया था -a2/b2, है ना? y = mx + c वाले फॉर्म में आया था कि नहीं आया था?
अब हमारा फॉर्मूला है m1 m2 बराबर -1। m1 m2 के वैल्यू रखो, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा आ जाएगा। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले हमने जब ये सिद्ध किया था, है ना, इसी से प्रूव किया था। m1 का वैल्यू रखिए -a1/b1 और m2 का वैल्यू रखिए -a2/b2 बराबर में -1। माइनस माइनस कैंसिल, a1a2/b1b2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बराबर -1। क्लियर, इसको उधर ले लो पूरा, a1/a2 बराबर -b1b2, इसको इधर लाओ तो a1a2 प्लस b1b2 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। बन गया फॉर्मूला, आया समझ में। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो सीधे आप, है ना, दोनों लगाना सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में, तो कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि आप सिर्फ अभी देख रहे हो, आपने प्रैक्टिस की नहीं है। तो बिना प्रैक्टिस के तो ये अकेले फॉर्मूले में भी कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बेवजह डरने से बात नहीं बनेगी, है ना। चलिए अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर का सवाल था, है ना। 13 के बाद अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 24 पर। 24 भी कुछ कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, है ना। ठीक है, 24 है, ये मिटा देता हूँ यहाँ से। सवाल नंबर 24 नंबर का सवाल है ना। 24 नंबर का सवाल क्या है, लंब है ना। x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 2, x cos थीटा बराबर, घबराना डरना नहीं इससे, और x माइनस वाई बराबर 3। ये दोनों एक दूसरे के लंब है, बोला है लंब है मतलब ये दोनों फॉर्मूले काम करेंगे ना। तो थीटा का मान निकालो भैया, थीटा का मान क्या आएगा। चलो अब सुनो मेरी बात, ये वाला फॉर्मूला लगाना सीधे a1a2 प्लस v1b2 बराबर 0। a1 कौन है यहाँ पर आपका, cos थीटा, b1 कौन है, sin थीटा, यहाँ a2 कौन है, कोई नहीं है मतलब 1, b2 कौन है -1, a1 x के साथ जो भी चिपका होता है वो a1, तो x के साथ cos थीटा तो a1, y के साथ sin थीटा b1, है ना। c1 की जरूरत नहीं है हमें, a1 a2 b1 b2 चाहिए। यहाँ a2 b2 तो a2 1 आएगा, b2 -1 आएगा, है ना, आएगा ना -1, प्लस का साइन थोड़ी ना, या तो प्लस होता ना तो b2 की जगह -1 ने लिए ना, क्लियर। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई बराबर 3। बताओ इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ a2 की जगह +1 है और b2 की जगह -1 है कि नहीं है, क्लियर। इतनी बात रख दें इस फॉर्मूला में वैल्यू, चलिए रख देते हैं, है ना। तो a1 का वैल्यू कितना है, cos थीटा, रखते हैं a1 की जगह हम cos थीटा। a2 का वैल्यू कितना है 1, a2 की जगह 1 है ना, ये देखो a2 1 है, ये b2, a2 कितना है 1 इंटू 1 प्लस b1 कितना है sin थीटा, और b2 कितना है -1 बराबर 0, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या है, तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस माइनस -1 तो माइनस sin थीटा आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0, है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप देखें, ठीक है, तो sin थीटा उधर जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, थीटा बराबर 45 डिग्री पे बराबर होता है, cos थीटा sin थीटा किस पे बराबर होता है, त्रिकोणमिति की टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 45 डिग्री बराबर होता है थीटा बराबर 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, 45 डिग्री भूल गए, बोलो त्रिकोणमिति भूल गए ना, है ना। 45 डिग्री आएगा ना इसका आंसर, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि पाई/4, पाई/4, पाई यानी कि 180, तो 180 का चौथा भाग है ना ये, तो 180/4। अब इसको निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, cos थीटा को बटे में ले जाओ, यदि नहीं आ रहा समझ में 45 तो, या फिर इसको sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर cos थीटा को नीचे ले जाओ इधर, यहाँ 1 बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लो, क्या लिख लो इसको cos थीटा, है ना। sin बाई cos tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1। अब आप बताओ भैया, tan थीटा में 1 45 डिग्री पे आता है, कि tan 45 डिग्री पे ही 1 आएगा कि नहीं आएगा, टेबल देखिए ना पेता, तो थीटा का मान 45 डिग्री पाई/4, क्लियर है। ये था सवाल नंबर 24, ठीक है। 24 के बाद अब हमें आना है सवाल नंबर 25 पर, आ जाते हैं 25 पर, है ना। क्या है 25 नंबर सवाल, ठीक है। 25 छोड़िए, 25 बाद में करेंगे। 25 के बाद ये कर चुके हम 29,
आ जाइए 29 पर, आ जाते हैं सवाल नंबर 29 पर, है ना, ठीक है, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है 29 भैया, A21 B23 BA से BC के बीच का कोण ज्ञात करें। BA से BC, BA से BC, BA से BC के बीच का कोण ज्ञात करें, है ना। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए -21, B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 2 3, C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -2 -4, है ना, -2 -4 ये है C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए ये कोण निकालना है। अच्छा, दो रेखाएं हैं, इसकी प्रवणता को M1 बोल दे, इसकी प्रवणता को M2 बोल दे। फॉर्मूला जिंदाबाद, निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना। ये मोड है, ये मोड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, बस इतना डरना नहीं, है ना। तो M1 M2 निकालना आता है आपको। जब आपको x1 y1 और x2 y2 दिया हो, है ना, तो M1 प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है ना y2 माइनस y1। एक तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, एक प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan थीटा तो लगा नहीं पाएंगे, y2 y1 जब दो बिंदु हो तो प्रवणता निकालने का ये फॉर्मूला काम करेगा, दो बिंदुओं की प्रवणता इस फॉर्मूले से आएगी। तो y वाले को माइनस करो, बटे में x वाले को माइनस करो, तो M1 वाले प्रवणता के लिए ये x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3, y को माइनस करो 1 माइनस 3, x2 माइनस x1 -2 -2 है ना, और -2 है ना, कितना आएगा ये -2 बाई -4, -2 बाई -4 आएगा ना, ये टोटल सॉल्व करोगे तो यानी कि 1/2। तो भैया M1 आ गया 1/2। अब M2 भी निकाल लें, तो M2 के लिए x1 y1 और ये x2 y2 बना दो, है ना। तो अब M2 कैसे निकालें, M2 इधर निकाल दे क्या नीचे, इसको मिटा देते ना इधर से, है ना, ये फॉर्मूला लिखा रहना देता है, ठीक है। अब M2 को कैसे निकाल लें, चलिए M2 के लिए, है ना, y2 माइनस y1 -4 -3, है ना, और x2 माइनस x1 -2 -3, है ना। क्लियर है इतनी बात, y -4 -3 और -2 -3, क्लियर, ठीक है ना। -2 गलती की क्या, -4 -3 -2 से -2 आएगा ना यहाँ पे, है ना। चलो तो ऊपर तो आ गया -7, नीचे आ गया -4, 7/4 सही किया ना, गलती तो नहीं की। M2 -4 -3 -7 बिल्कुल सही है। -2 के बाद -2 करोगे तो -2 तो -4 आ जाएगा, -7/4, ठीक है। M1 M2 के वैल्यू आ गए, रख दे M1 M2 के वैल्यू यहाँ पर, tan इनवर्स M2 का वैल्यू क्या रखोगे 7/4, माइनस M1 का वैल्यू क्या रखोगे 1/2, अपॉन में 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2 आएगा ऐसे। इसको जब आप हल करेंगे, अब यार हल करना तो बताऊंगा नहीं इतना यार, ये 1/2 को 2/4 लिख सकते, 7 - 2 यानी कि 5/4 आ जाएगा। ये ऊपर वाले को हल करोगे तो वो आ जाएगा आपका 5/4, है ना, ठीक है। 2/4 तो 7 - 2 5/4, ठीक है। नीचे हल करोगे, ठीक है, 4 दूनी 8, 7 और 8 15, 15/8 आएगा। और नहीं बताऊंगा इससे ज़्यादा हल, है ना। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, घूम के आएगा 2/3 आएगा फाइनली, ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, tan इनवर्स 2/3 ऐसे करके। तो बताओ ये आएगा थीटा का मान tan इनवर्स 2/3। देखो है क्या ऑप्शन में, दिख रहा है आपको, कितना अच्छा सवाल था, है ना। बी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, है ना। ये मोड को ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। ये सवाल नंबर कौन सा था आपका 29, ठीक है।
चलिए 29 के बाद अब हम आते हैं सवाल नंबर, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ किस पर आना है ना। इसके बाद आपको आना है सवाल नंबर 47 है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। मिटा दो इसको है ना, समझ गए ना, रिपीट करके देखना, छोड़ के मत आना। क्वेश्चन नंबर 47 ठीक है ना। ठीक है। दो समीकरण दिए हैं, दो इक्वेशंस दिए, 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 है ना। और एक और क्वेश्चन दिया है 8x माइनस 20y प्लस 28 बराबर 0। ऑप्शन दिए हैं कि चारों समीकरण समांतर हैं, लंब है, समपाती है, समांतर है, लंब है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है। इंग्लिश में लिखो क्या, समांतर यानी कि पैरेलल, लंब यानी कि परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री पर, ठीक है। समपाती यानी कि कोइंसिडेंट, ये वाला एक के ऊपर एक चिपका हुआ है ना, कोइंसिडेंट। या फिर प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती, काटती है ना। पैरेलल यानी कि ऐसा रूप है क्या दोनों रेखाओं का। लंब यानी कि क्या दोनों रेखाएं ऐसी हैं क्या एक दूसरे पर 90 डिग्री, ये लंब। कोइंसिडेंट यानी कि क्या दोनों एक के ऊपर एक है। प्रतिच्छेदी यानी कि ये, ठीक है। तो अब देखो ऐसे 3 केस तो चेक करने का तरीका है, इसको चेक करने का तरीका है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। यदि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 हो गया मतलब वो लंब है ना, ठीक है। चलो इसको छोड़ो आप, चलिए ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले तो 2/8 1/4 आएगा क्या, बोलो आएगा 1/4। 5 चौके 20 -1/-4 आएगा, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना यूं भी दोनों ओर से। ये भी 1/4 है, 7 एकम 7 7, ये भी 1/4 है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से तो कंफर्म है समपाती है ये, समपाती ये आंसर आएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद वही चीजें जो बहुत बेकार लगती थी, परेशान करती थी, वही चीजें कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लगने लग जाती, नहीं है ना। तो अब देखो a1/a2 b1/b2 आपने देखा तीनों बराबर है, तीनों बराबर है मतलब कंफर्म है ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है। आई बात समझ में, ये आंसर इसका समपाती है ना, कोइंसिडेंट, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 47। तो चलिए 47 भी हो गया। 47 के बाद अब हम आएंगे सवाल नंबर, बताता हूं मैं आपको है ना, 55 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं, 55 नंबर के सवाल पर है ना, 55, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और होगी, बस उसमें खत्म हो जाएगी कहानी आपकी। ऑलमोस्ट नहीं मतलब खत्म ही है, हो जाएगा, एंड हो जाएगा है ना। सवाल नंबर 55 पर आ रहे हैं ना, ठीक है। ए के किस मान के लिए बिंदु P को Q के जोड़ने वाली रेखा और A से B को जोड़ने वाली रेखा एक दूसरे पर लंब है। इसमें यह बोला है कि P से Q को जोड़ने वाली रेखा और A से B को जोड़ने वाली रेखा एक दूसरे पर लंब है। P से Q को जोड़ने वाली रेखा और A से B को जोड़ने वाली रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। आई बात समझ में, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। अब P के क्या निर्देशांक दिए उसने, -2 5। Q के क्या दिए हैं, 0 -7 है ना। A के क्या दिए हैं, -4 -2 और B के क्या दिए हैं, 8 और A ये दिए हैं, ठीक है। अब जब दो रेखाएं लंब होती है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा बताइए। m1 इंटू m2 बराबर -1 करेगा क्या। तो दोनों रेखाओं का m1 m2 का मान निकालेंगे। इसकी प्रवणता को m1 बोल देते हैं और इस pq की प्रवणता को m2, किसी को भी बोल सकते हो आगे पीछे है ना। अब देखिए प्रवणता कैसे निकालोगे, जब दो बिंदु दिए हो वही फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1। क्या फॉर्मूला काम आएगा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं होता तो ये फॉर्मूला लिख के नाटक नहीं करता, मैं ओरली गेम खेल लेता ये वाला। -7 -5 -12 अपॉन +2 -6, m2 आएगा -6। ये इसकी प्रवणता निकाल दी मैंने, अब इसकी निकाल देता हूँ, है ना। a + 2 अपॉन 12, m1 की प्रवणता आएगी a + 2/12, खत्म। अब ये निकालना सीखो यार, ऐसे y माइनस करके ऊपर रखो, y स्थान का अंतर ऊपर रखो और x स्थान का अंतर नीचे रखो। आई बात समझ? देखो क्या करना है, आप ये डिसाइड, या तो ये डिसाइड करो कि इसमें से इसको घटाओगे कि उसमें से इसको घटाओगे, या तो इसमें से इसको घटा रहे हो दोनों और फिर यही करना है। तो y से y को घटाओ, यहाँ y a है, यहाँ y -2 है, a में से -2 को घटाओगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, a + 2 आ जाएगा, a -2 तो माइनस में a + 2 आ जाएगा, ऊपर a + 2, y को घटाओ ऊपर रख दो, x को घटा के नीचे रख दो। 8 में से -4 घटाओगे तो 8 माइनस -4, 8 + 4 12 आ जाएगा नीचे, तो a + 2/12। वैसे ही यहाँ पे या तो डिसाइड करो कि या तो इसमें से इसको घटाओगे या फिर इसमें से इसको, तो मैंने डिसाइड किया इसी में से इसको घटाऊंगा मैं। चलिए, तो -7 -5 तो -12 आ जाएगा ऊपर। जब आप m2 निकालोगे तो सुनो, -7 इसमें से -7 में से 5 को घटाएंगे तो -7 -5 तो -12 आ जाएगा ऊपर। नीचे 0 -2 तो 0 + 2 + 2 आ जाएगा नीचे। बताइए -6 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। तो -6 और a + 2 रख दें, तो m1 का वैल्यू a + 2/12 और m2 का वैल्यू क्या है -6 बराबर -1। खत्म हो गई कहानी। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 12 2 बार, तो a + 2 बराबर केवल 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, a बराबर 0 आएगा। क्या आएगा? a बराबर आपका 0। आती है क्या बात समझ में? बोलो विद्यार्थियों, क्लियर है ना? ठीक है, ये 55 नंबर का सवाल था। 55 के बाद अब हम आ जाते हैं 56 पर, 56 है ना। 56 की बात करें, ठीक है, आ जाते हैं 56 नंबर के सवाल पर। 56, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो धीमे धीमे आप पेशेंस रखते हो, धीमे धीमे उन्हीं चीज़ों की जो शुरू की क्लास में पढ़ी थी, दूसरी हर क्लास की चीज़ों की बार बार रिपीटेशन में प्रैक्टिस होती है ना, तो धीमे धीमे फिर मजा आता है पढ़ने में, है ना। 56 नंबर का सवाल क्या है? 2y - √12x - 9 बराबर 0 है ना। तो देखिए, है ना, √3y - x + 7 बराबर 0 है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलिए, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो वही फॉर्मूला हमारा, क्या फॉर्मूला है? θ = tan इनवर्स m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। बस m1 m2 निकालना है और क्या। तो इन दोनों का m1 m2 निकालो और बस बात बन जाएगी आपकी, और क्या है ना। ठीक है, चलो हाँ भैया, तो m1 m2 कैसे निकाले? इसको तो उड़ा देना, हटा दे इसको, है ना। ठीक है, m1 m2 कैसे निकालते? किसी भी रेखा का y = mx + c इस फॉर्म में लाते हैं, तो y रखना है, बाकी सब उधर, तो y रखो बाकी सब उधर, है ना। तो इसको तो हटा ही दो, इसका तो कोई काम है ही नहीं भी, है ना, बराबर 0 कर दो बस इसको। जब हमें प्रवणता निकालनी है केवल, तो √12x को उधर ले जाओगे तो 2y बराबर √12x हो जाएगा। ये 2 नीचे जाएगा, है ना, ये उधर y को रखना है इधर, 2 नीचे जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो √12/2 आ गई प्रवणता। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो √12 2√3 होता है। √12 क्या होता है? 2√3। √12 को ऐसा लिख सकते हो आप, 4 × 12, तो 4 तो 2 बन के बाहर कूद जाएगा ना, तो √12 यानी कि 2√3, तो 2 कैंसिल, तो y = √3x। तो बताइए इसकी प्रवणता mx, m का मान √3 आया कि नहीं आया? तो इसकी प्रवणता को m1 नाम दे दो, जो कि कितनी आई? √3। अब इसकी प्रवणता निकालनी है ना, तो √3y बराबर x, √3 को यहाँ ले लो तो 1/√3 हो जाएगा एक प्रकार से, तो इसकी प्रवणता 1/√3 आ गई। तो m2 क्या हो गया? 1/√3।
आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब यहाँ आप देखो √3 और 1/, अलग ही दिख रहा है, 30 डिग्री आएगा ये। कितना आंसर आएगा ये आपका? 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा आंसर इसका। क्योंकि देखो ना, ये tan 60 डिग्री का मान होता है ये। अरे tan 60 डिग्री का और ये tan 30 डिग्री का, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस लोगे तो बीच में कोण 30 डिग्री आएगा। या फिर लगा लो आप मान, चलो m2 m1 का वैल्यू हम लगाते हैं ना, ठीक है। इसको इधर ले लो, चलो अभी लगा लो, वैल्यू लगा लो, ठीक है ना। m2 का वैल्यू क्या है? 1/√3, और m1 का वैल्यू क्या है? √3, है ना, ठीक है। अपॉन 1 + 1/√3 इंटू √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। ये √3 यहाँ जाएगा तो √3 3, 1 - 3 2/√3 आ जाएगा ऊपर, माइनस का 2/√3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/√3 बचा, है ना, ठीक है। तो थीटा बराबर, ये थीटा बराबर ही है ना, तो थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस का 1/√3, तो माइनस को प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि मोड से साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देख लो ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का, 30 डिग्री आ जाएगा सीधे, या फिर इस tan इनवर्स को इधर ले आओ, तो ये tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर कितना है, समझ में आ रहा है ना? tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 आप बताओ 30 डिग्री पे होता है कि नहीं होता? थीटा का मान 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? शांति से, जो चीज़ मेरे लिए बहुत सरल है वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए थोड़ी टफ लग सकती है। क्लियर? तो मैं समझता हूँ आपके इमोशन, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं सब समझता हूँ, टेंशन न ले, है ना, ठीक है। जो मैं डायरेक्ट ऐसे उड़ा देता हूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ 30 डिग्री आएगा, ये आपके लिए बहुत टफ होती है, तो ईजी आराम से। m1 m2 कैसे निकाला, आया समझ में आप लोगों को? m1 m2 तो निकालना आ गया होगा ना। m2 m1 का मान लगाया, इसको कैसे हल किया? √3 कैंसिल, तो 1 + 1 बचा ना यहाँ पे, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, टोटल 2 रुपया हो गया नीचे। यहाँ √3 इधर इंटू होगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 -2 आएगा ऊपर, तो -2/√3 बचेगा, -2/√3। अब 2 से 2 कैंसिल, तो -1/√3 बचा, है ना। लेकिन मोड में माइनस नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं, तो tan इनवर्स इधर आएगा तो 10 की पावर -1 इधर आएगा, तो tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा बराबर 1/√3 हो गया। अब 1/√3 बताओ tan थीटा की टेबल में कहाँ आता? 30 डिग्री पे आता है, tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। आया समझ में? ये सवाल नंबर 56 था आपका, ठीक है। चलिए 56 के बाद अब हम आएंगे सवाल नंबर 57 पर, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 किसके जैसा हम बताऊं आपको? क्वेश्चन नंबर 57 जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 57 होमवर्क है 29 के जैसा है। सवाल नंबर 57 होमवर्क के 29 के जैसा है, आप खुद से करेंगे। सवाल नंबर 29 का हल देखो, अभी 2-3 सवाल पहले करवाया उसके जैसा है, ठीक। 57 होमवर्क है ना, खुद से करेंगे आप। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे 61 पर। 61 है ना, PR और QS के बीच का कोण क्या है? अच्छा ऐसा सवाल है ये। तब 61 को छोड़ दो, अभी 61 अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। 62 देख लेते हैं। सिक्सटी टू भी नहीं करना अभी, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, कौन सा सवाल करना है अभी हमें बता देता हूँ, है ना, ठीक है। एक मिनट रुकना है ना। सवाल नंबर 25, आखिरी सवाल आज की क्लास का, है ना। देखो घबराना नहीं, इस सवाल से बहुत अच्छा सवाल है ना। 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? बिंदु 2-1 से किसी सीधे रेखा L पर डाले गए लंब, कोई बिंदु है 2-1, इससे किसी सीधी रेखा पर लंब डाला है, ऐसे करके इस बिंदु से किसी सीधी रेखा पर, ये सीधी रेखा L, सीधी रेखा को L नाम दिया है ना, ठीक है।
सीधी रेखा एल, एल नाम दिया इसको, इस बिंदु से लंब डाला और इस लंब के पाद, पाद यानी कि बेस, ठीक है ना, बेस ऑफ, इस लंब का बेस, बेस ऑफ परपेंडिकुलर, कितने कितने दिए इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या दिए हैं, इज 1 और 3। हमें इस लाइन का समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण, यानी कि लाइन का इक्वेशन बनाना है। आई बात समझ में, इस लाइन का इक्वेशन ऑप्शन से उड़ा दे। चलिए ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0 है ना, ए बी सी और डी। x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0 है ना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है x प्लस 4y प्लस 13 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है 4x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। और तीसरा ऑप्शन है 4x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। ये चार ऑप्शन है। अच्छा, इस रेखा का समीकरण बनाना है। इस रेखा का समीकरण हम जानते हैं इन चारों में से कोई एक तो कंफर्म है। अब हम जानते हैं ये रेखा 1 3 से गुजर रही है क्या, तो x और y का मान 1 3 है। ये रेखा इससे तो नहीं गुजर रही, लेकिन ये रेखा का समीकरण 1 3 से गुजर रहा है, तो x की जगह 1 और y की जगह 3 रख के देखो, सभी में x की जगह 1 और y की जगह 3, x की जगह 1 और y की जगह 3 रख के देखो, जो बराबर 0 दे दे वो आंसर है, खत्म बात है ना। ये लाइन 1 3 से गुजर रही कि नहीं गुजर रही, ये तकनीक, ये टेक्निक लगाना सीखो आपने देशांक ज्यामिति में, ठीक है ना। थोड़ा आड़ा टेढ़ा खेलना सीखो, मैं बेसिक तरीके से इधर बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यदि यहाँ लगाते हैं -12, यस ये दे रहा है, पहला वाला 0 दे रहा है ये, देखो 1, यहाँ 3 लगाओगे तो -12, 1 -12 प्लस 11, 1 -12 प्लस 11, तो आप देखो 1 और 11 12, 12 से -12 कैंसिल, आ रहा है 0। कोई और भी तो 0 तो नहीं दे रहा, ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ कहीं से कहीं तक 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कैंसिल, सब प्लस प्लस में आएगा ही नहीं 0। यहाँ लगाओगे, यस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आएगा ये 1 - 3 - 1, सॉरी 1 लगाओगे ना, 4 1 जा 4 -3 -1, ये भी 0 आ रहा है, यस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया धर्म संकट है ना। यहाँ लगाओगे, अरे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 3 7, 7 - 7 0, तो ये तकनीक तो हमारी फेल हो गई। समझ में आ रहा है आपको कब ये केस फेल हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो ये केस आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखनी पड़ेगी प्रवणता, है ना, आई बात समझ में, ठीक है। क्या बात समझ में आई, कुछ भी नहीं समझ में जो बोली अभी, ठीक है। चलिए ये टास्क तो हमारा फेल हो गया। अब यदि ये फेल हो गया तो एक दूसरे तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा ये ऑप्शन तो कट गया, जो कट गया एक बार में, जो कट गया वो हमेशा के लिए उड़ा दो उसको, उस ऑप्शन का कोई काम नहीं है ना। जो ऑप्शन एक बार में कट जाए उसको उड़ा दो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो एक मांग, इस समीकरण की एक तो मांग नजर आ रही है कि 1 3 से गुजरना चाहिए, तो तीनों समीकरण 1 3 से गुजर रहे हैं, तीनों 1 3 से गुजर रहे हैं। अब कोई और दूसरी मांग निकालो इसकी, है ना। इस समीकरण की एक डिमांड तो ये है कि 1 3 से गुजरना चाहिए, तो हमने देखा कि तीनों इक्वेशन 1 3 से गुजर रहे हैं, है ना, ये डिमांड तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कोई डिमांड देखो इस रेखा की, उस डिमांड के आधार पर चेक करेंगे, तीनों में से कोई एक छट के आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। तो दूसरी डिमांड ये है कि भैया इस रेखा के लंब है ये वाली रेखा, तो चलिए इस रेखा की प्रवणता यदि m1 है तो हमारी रेखा की प्रवणता क्या मान ले, m2। अब हम जानते हैं कि m1 × m2 लंब है, तो लंब वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, आप समझ जाओ किसी तरह, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m1 × m2 बराबर -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब m1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 बिंदु है ना, अरे 2 बिंदुओं के आधार पर इस रेखा की प्रवणता निकाल पाओगे आप, y2 - y1 x2 - x1 बताया था अभी, तो 2 बिंदुओं के आधार पे m1 निकल जाएगा, m1 यहाँ रखोगे तो m2 आ जाएगा, हमारी रेखा की प्रवणता आ जाएगी। वो प्रवणता इन तीनों में जिस रेखा की होगी वो आंसर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन चेक करने बैठेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये बात समझ में क्लियर। तो अब नहीं करना हमें ऑप्शन चेक, वैसे हो सकता है मैं होता तो ओरली उड़ा देता, 3 और 1 4, 4 -4, यदि ये -4 है तो m2 का वैल्यू 1/4 आएगा। अब 1/4 प्रवणता किसकी आ रही है, 1/4 प्रवणता इसकी आ रही है, यस इसकी आ रही है। क्या इसकी 1/4 प्रवणता आ रही है, नहीं इसकी नहीं आ रही, इसकी भी नहीं आ रही, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैं होता तो उड़ा देता ओरल, इसको अनुभव कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। मैं ओरल निकाल लेता, इसकी प्रवणता में ओरल निकाल लेता, y
को माइनस करके बटे में x x रखता, 3 - 1 + 4, 4/-2 4, तो -4 यहाँ रखूंगा तो m2 का वैल्यू 1/4, यानी कि हमारी रेखा की प्रवणता 1/4, तो अलग ही दिख रहा है, इसकी प्रवणता 1/4 आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, ये कंफर्म आंसर है। ठीक है, मैं होता तो उड़ा देता, है ना, आप होंगे तो भी उड़ा देंगे प्रैक्टिस करके, लेकिन थोड़ा सा भी देखिए, अब इसको बेसिक तरीके से हम कर लेते हैं सवाल को, देखिए बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तब ध्यान देना, है ना। हाँ भैया, इक्वेशन बनाना है, याद आ रहा है लास्ट वाला क्लास आपको, लास्ट वाली क्लास में हमने इक्वेशन बनाना ही सीखा था ना, समीकरण कैसे बनाते हैं यही तो सीखा था हमने लास्ट वाली क्लास में, है ना विद्यार्थियों, बोलो सीखा था कि नहीं सीखा था, आती है बात समझ में, ठीक है ना। तो बस वही गेम खेलेंगे, इस रेखा का समीकरण बनाना है। तो रेखा का समीकरण बनाने के 3 तरीके थे, जब 2 बिंदु दिए हों, 3 तरीके थे, जब 2 बिंदु दिए हों, दूसरा तरीका y = mx + c वाला, प्रवणता दी हो, तीसरा अंतखंड वाला, इंटरसेप्ट दिए हो, इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा प्रवणता वाला रूप। रेखा का समीकरण या तो ऐसे बनाओगे या फिर वो एक तरीका था ना, y - y1 = mx - x1, ये भी तरीका। ये तरीका कब लगाते हैं, जब 2 बिंदु दिए हो तब ये तरीका लगेगा। तो इस रेखा का समीकरण बनाना है, इस रेखा के 2 बिंदु तो है नहीं, तो ये तरीका लगेगा नहीं, अंतखंड भी नहीं है कहीं से कहीं तक, ये भी तरीका ले देगी, यही तरीका बचेगा जो लगेगा। तो देखिए, एक बिंदु से गुजरती 1 3 से, और इसकी प्रवणता आप निकाल पाओगे, तो इसकी प्रवणता निकाल पाओगे, तो चलिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, y = mx + c। इससे इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ m और c का जितनी जल्दी मान निकालो उतनी जल्दी आंसर आएगा। आप सुनिए मेरी बात, तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है, 1 3 से गुजरती है, ये तो पता है हमें, इसकी प्रवणता निकाल लें हम, हमारी रेखा की प्रवणता, इसकी प्रवणता m1 बराबर आएगा यहाँ से -4, है ना, y2 - y1 / x2 - x1, क्या फॉर्मूला लगेगा, y2 - y1 / x2 - x1, तो y2 कितना है 3 और y1 कितना -1, तो y का डिफरेंस ऊपर रखो, x x का डिफरेंस नीचे रखो, तो डिसाइड कर लो, या तो इधर में से उधर को माइनस करना या फिर उधर में से इधर को, इधर में से उधर को माइनस करना, मैंने चुन लिया, तो y को माइनस करके ऊपर रखो, 3 - -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 आएगा ऊपर में, है ना, y2 - y1, 3 - -1 तो माइनस 3 + 1 4 आएगा, 1 - 2 -1 आएगा, तो बताइए -4 आई क्या प्रवणता, तो m1 -4 यहाँ रखोगे, जब -4 यहाँ रखोगे, आप रखोगे m1 का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, m2 1/4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो हमारी जो रेखा है उसकी प्रवणता कितनी आ गई, 1/4। तो अब हमारे पास जिस रेखा का समीकरण बनाना है, हमारे पास जिस रेखा का समीकरण हमें बनाना है, हमारे पास उस रेखा की प्रवणता भी और किस बिंदु से गुजरती है वो भी है ना। तो प्रवणता, तो चलिए प्रवणता तो लगा देंगे सीधे, m की जगह 1/4, अब c का मान चाहिए, है ना, m का मान तो आ गया 1/4, c का मान चाहिए हमें, ठीक है। तो अब सुनिए, कहाँ से गुजरती है रेखा, 1 3 से गुजरती है ना, तो x1, हार मत मानना, ध्यान रखना, लकड़ी लेकर आऊंगा कल से, x1 और y कितना है 3, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो 3 बराबर, y की जगह 3 रखो, x 1/4 + c, है ना, तो c बराबर 3 - 1/4, है ना, तो 12 - 1 11/4 आएगा c का मान, c कितना है 11/4, तो m भी आ गया, c भी आ गया, अब रख दें इसमें, चलिए रख देते हैं इसमें, m कितना आया आपका, m आया 1/4, तो 1/4 m की जगह 1/4x प्लस c का वैल्यू कितना है 11/4, रख दें यहाँ 11/4। अब आप जानते 4 तो कॉमन हो जाएगा, नीचे सीधे इधर चला जाएगा, 4y = x + 11 आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, x + 11 4y बराबर है ना, ठीक है। तो अब 4y को उधर ले लो, इधर 0 बचेगा, तो x - 4y + 11 = 0, ये देखो ये समीकरण, रिपीट करके देखना, है ना, ऐसे सवाल हमें करना है ना, है ना, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये 25 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25। चलो कल की क्लास में कोशिश करेंगे हम एंड करने की इसको, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को, है ना, ठीक है। चलिए रिपीट कर करके देखना, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आपके व्यापम वाले सेट के क्वेश्चंस कुछ बचे हैं, अभी कल की क्लास में मैं एरिया बताऊंगा, उस बेसिस पर व्यापम के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे पुणे कर वाले। थैंक यू।